क्योंकि क्या रहा? सेम। बाबा, स्पीसीज सेम रही, स्पीसीज सेम रही, तो मतलब इवोल्यूशन का कुछ, एक स्पीसीज से अगर दूसरी स्पीसीज बन रही है तो क्या इवोल्यूशन बोल सकते हैं? हाँ। समझ में आ रही ना चीज? क्या इवोल्यूशन कंटिन्यूअसली चलता है? बिल्कुल। ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हर एक के लिए मैंने आपको स्पीसीज का एग्जांपल देख के बता दिया। पहली लाइन लिखी है टू अनफोल्ड और अनरोल और टू रिवील हिडन पोटेंशियलिटीज। समझना इस बात को। आपका मेरा किसी का भी बच्चा क्या पूंछ के साथ पैदा हो सकता है? क्या उसको पूंछ आ सकती है? हाँ, आ सकती है। एटाविज्म में पढ़ेंगे। उस साले में पूंछ आई, मुझ में तो नहीं, मेरे एंसेस्टर में भी नहीं, दादा परदादा तक नहीं, उसमें क्यों आई? मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये कौन बंदर पैदा हो गया मेरे घर में? डॉक्टर साहब करेंगे भाई साहब आपके पास पूंछ नहीं है, आपके एंसेस्टर के पास नहीं, लेकिन आप जब बहुत पहले इवोल्यूशन में हिस्ट्री में जाओगे तो वहां पे कभी ना कभी आपके एंसेस्टर पूंछ रखते थे। तो मैंने कहा वो रखते थे, मेरे छोरे में क्यों आ गई या मेरी छोरी में क्यों आ गई? कि भाई साहब वो पूंछ तो उन्होंने छोड़ दी, पर वो पूंछ बनाने वाला जीन नहीं छोड़ा। वो जीन आपके छोरे में एक्सप्रेस हो गया, मैं क्या कहूं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त रहो, बजरंगबली का अवतार मानो। समझे मेरे पहली लाइन का मतलब? आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियलिटीज छुपी हुई हैं जो हमने किसी कारण से छोड़ दी क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जब मैं इवोल्यूशन की हिस्ट्री, इवोल्यूशन जब मैं हिस्ट्री में पढ़ता हूं क्या क्या होता आया है, तो मुझे नई नई चीजें पता चलती है, तो मैं अनफोल्ड करता हूं, अनरोल करता हूं मेरी हिडन पोटेंशियल को रिवील करने के लिए, जानने के लिए। ये भी इवोल्यूशन है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आगे क्या होने वाला है एग्जैक्ट में नहीं कह सकता, लेकिन पीछे से क्या होता आया है ये मैं जानने की कोशिश कर सकता हूं। समझ पा रहे हो? बोलो। टर्म जो था वो दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ये कोई समझाने वाली चीज नहीं, इन्होंने टर्म दिया तो दिया था, इनकी इच्छा। दूसरी चीज, मेरा जो बच्चा होगा क्या एग्जैक्ट मेरी कॉपी होगा? नहीं सर, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। आई एम द यूनिक। थोड़े वेरिएशंस आएंगे, थोड़े वेरिएशन आएंगे जो वो मुझ जिसके कारण वो मुझसे अलग होगा। फिर जब उसका बच्चा होगा तो उसमें और वेरिएशन आएंगे जो मुझसे और अलग हो जाएगा। फिर जब मेरा पड़पोता होगा तो वो और अलग हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे क्या बढ़ रहे हैं, मुझसे लेके बात करूं, मुझसे रिलेटेड बात करूं, तो धीरे धीरे क्या बढ़ रहे हैं? वेरिएशंस। तो मैं आज से 50,000 साल बाद की मेरी जनरेशन की बात करूंगा तो उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? क्या वो मुझसे कोई सिमिलरिटी रख रहा होगा? जब वेरिएशन इतने इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते गए, होते गए, होते थोड़े 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 वेरिएशन इकट्ठा होकर जब इतने वेरिएशन बन गए कि वो अपनी पुरानी वाली स्पीसीज से बिल्कुल अलग हो गया, पुरानी वाली से कोई मैच नहीं रख रहा, एक नई स्पीसीज बन गई, इवोल्यूशन हो गया। बात समझ पा रहे हैं? वी आर होमो सेपियंस सेपियंस। हम कभी ना कभी ड्रायोपिथेकस थे, रामापिथेकस बने, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस बने, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। क्रो-मैग्नन थे, निएंडरथल थे, और आज हम होमो सेपियंस सेपियंस होमो सेपियंस सेपियंस। तो हो सकता है आगे जाके होमो सेपियंस फ्यूचरलिस्ट आए जो हमसे अलग हो, उसके अंदर वेरिएशन आ रहे हैं। वेरिएशन क्यों आ गई? जरूरत पड़ गई भाई। इस कमरे में अगर ठंड हो जाए मैं शेवरिंग करने लगूंगा, या मैं कोई कोट डालने की कोशिश करूंगा, या फिर मुझे यहां से उठ के जाना पड़ेगा और मैं यहां रहना चाहता हूं तो मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो मेरे पिछले वाली जनरेशन नहीं किए क्योंकि उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। डॉक्टर स्नेहा ऑर्डर टू एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ओके। ओ अच्छा, स्नेहा, इमरान, समझ रहा हूं मैं। क्लियर? बोलो। समझ पा रहे हो क्या? क्लियर हुई कुछ चीज? इवोल्यूशन का कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने, बस एक आउटलाइन दी है। हाँ इमरान, आई गॉट इट।
जिस तरीके से आइंस्टीन और न्यूटन फिजिक्स में पापा कहलाते हैं, उसी तरीके से बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। कौन? डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन। इवोल्यूशन को समझाने में, हालांकि इवोल्यूशन को पूरी तरीके से कोई नहीं समझा सकता, पता ही नहीं है। अगर मैं इवोल्यूशन को और डिटेल आपको बताऊं तो ये बॉल है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, ये बॉल्स हैं। ये बॉल्स बिखरी हुई हैं। हमने पता किया, चलो इवोल्यूशन पढ़ते हैं। तो इवोल्यूशन में हम बॉल को जोड़ेंगे ताकि हम एक कहानी तैयार कर सकें, लिंक करेंगे। अब हमें 1 नंबर की बॉल मिल गई, उसको हमने 2 से जोड़ दिया, 3 की मिल गई। अब हमें 4 की नहीं मिल रही, हमें 5 की मिल गई, 6 की मिल गई, फिर हमें 7 की नहीं मिल रही, हमें 8 की मिल गई। तो बीच बीच में कुछ कड़ियां गायब हैं। अब हो सकता है कि वो कड़ियां दुनिया से गायब हो गई हो, या हो सकता है कि वो कड़ियां अभी तक हमें ना मिली हो। तो हमारी इवोल्यूशन की कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि हम उसको पूर्ण रूप से जोड़ नहीं पाए। बात आ रही है समझ में? चलो, तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट था। क्या होता है ये पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे जब डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे। तीसरे नंबर की कहानी, ये इवोल्यूशन की पहले नंबर की कहानी। बात आई समझ में? चलिए, अब एक टर्म आता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्या होती है? वही बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें जीन की स्टडी होती है, वो जेनेटिक्स। उसी तरीके से बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें इवोल्यूशन से रिलेटेड हम बात करते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से स्टडी क्या कर रहे हैं हम इस दुनिया में, इस दुनिया के इतिहास में जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हुई हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, उनकी क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं। उनके लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। यही क्या है? एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन मतलब ऑर्डरली चेंज, कंटिन्यूअसली चेंज, कंटिन्यूअस चलता है, एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है। हमारा भी इवोल्यूशन चल रहा है, पर दिख नहीं रहा, क्योंकि हम में आने वाले वेरिएशन इतने बड़े नहीं हैं। प्लांट्स में भी वेरिएशन चल रहा है, लेकिन इतने बड़े वेरिएशन नहीं आ रहे हैं। बहुत थोड़े थोड़े वेरिएशन आ रहे हैं, जिनकी वजह से हम एवोल्यूशन को देख नहीं सकते। एवोल्यूशन तब दिखेगा जब बहुत बड़ा चेंज आके एक कोई नया क्रिएचर, कोई नई स्पीसीज बन जाएगा पुरानी वाली स्पीसीज से। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? स्टडी है इसकी हिस्ट्री की। किसकी हिस्ट्री सर? लाइफ फॉर्म्स की। लाइफ फॉर्म्स में कौन आएंगे? फ्लोरा एंड फोना। क्या ये टर्म क्लियर है? फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल। तो इनमें इनमें ये कहाँ प्रेजेंट है? सब कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ पर। अर्थ पर इन एनिमल्स में, इन प्लांट्स में मिलियंस ऑफ ईयर में जो चेंजेस हुए हैं, मिलियंस ईयर ऑफ चेंजेस जो हुए हैं, उनकी स्टडी कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि इवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो। मिलियंस बिलियंस ईयर लगे हैं हमें यहां तक पहुंचने में। मिलियंस बिलियंस ईयर लगे हैं हमें यहां तक पहुंचने में। तो जिस आसानी से मैं आपको बात बता रहा हूं, उतनी आसानी से बातें होती नहीं है। समझ में आ रही है? तो मैं बात कर रहा हूं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, कि लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अरे सर, लाइफ का इवोल्यूशन समझा रहे हो, पहले ये तो समझाओ कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। पहले ये तो समझाओ कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो मुझे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से समझने से पहले मुझे क्या समझना पड़ेगा? ओरिजिन ऑफ लाइफ। पैदा तो करूं, बच्चे को चलना तो सिखाऊं, फिर दौड़ना सिखाऊंगा। अरे ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ हुआ? ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ हुआ? हमारी अर्थ पर। तो सर फिर अर्थ के बारे में बताओ, ओरिजिन ऑफ अर्थ भी बताओ। अरे अर्थ किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। तो सर फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी बताओ। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे, उससे पहले हमें अर्थ समझना पड़ेगा। अर्थ पार्ट है यूनिवर्स का, तो वो समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी की लाइन लिखी है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
एक लाइन बोल रहा हूं, जरा बताना कि सही है क्या नहीं। किस किस दुनिया में जितने फ्लोरा और फोना हैं और वो जहां मिल रहे हैं वो वहां की जियोग्राफी से अफेक्ट होते हैं, हाँ या ना? अरे ज्योग्राफी और कुछ नहीं, अर्थ ही तो है। ये पहाड़ बन जाना, ये नदियां बन जाना, ये तापमान कम होना, ये बारिश हो जाना, ये सब क्या है? ज्योग्राफी है। और क्या ये हमारे प्लांट्स और हमारे एनिमल्स पर असर डालती है? हाँ। तो कहीं ना कहीं अर्थ का फॉर्मेशन, अर्थ की एनवायरमेंट, अर्थ की कंडीशंस भी ओरिजिन ऑफ लाइफ या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को अफेक्ट करेगी। बिल्कुल। बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ता हूं। तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है अर्थ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। लेकिन वो अर्थ भी उस यूनिवर्स के सामने एक पार्टिकल है। समझ रहे हो? इतना बड़ा है अर्थ, लेकिन यूनिवर्स से कंपेयर करूंगा तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा है यूनिवर्स। समझ पा रहे हो? कायनात। हाँ, बहुत शानदार। तो यूनिवर्स किससे मिलके बना है? यूनिवर्स मिलके बना है गैलेक्सी से। सर ये गैलेक्सीज क्या बला है? क्या आप ये कहना चाहते हो कि एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्स है वो बहुत सारी गैलेक्सी से मिलकर बना है और हम भी किसी ना किसी एक गैलेक्सी का पार्ट है। आपको पता है आपके यूनिवर्स में लगभग लगभग कितनी गैलेक्सीज प्रेजेंट हो सकती हैं? 1 लाख मिलियन, 1 लाख मिलियन गैलेक्सीज तक हो सकती, इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो अनुमान लगाया है साइंटिस्ट। बात समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके हमारा क्या बना रही हैं? यूनिवर्स। तो सर ये गैलेक्सी में क्या होता है? ये एक गैलेक्सी में क्या होता है? इसमें स्टार्स होते हैं, इसमें क्लाउड्स होते हैं, इसके गैसेस के, और इसमें डस्ट होती है। फिर आपका सवाल आएगा ये सब चीजें कहाँ से आई, ये सब चीजें कहाँ से आई? स्टार क्या होता है? स्टार वो होता है जो अपनी रोशनी से चमकता है, और हम एक ही स्टार को देखते हैं और वो है सन। मून की खुद की रोशनी नहीं है, ये जो टिमटिमा रहे हैं तारे, इनकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सब चमक रहे हैं सूरज की रोशनी से। तो क्या किसी गैलेक्सी में सन हो सकता है? हाँ। क्या एक ही सन हो सकता है? या और भी सन हो सकते हैं? बहुत सारे सन हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? बहुत सारे सन हो सकते हैं। तो सर ये बताओ कि यूनिवर्स गैलेक्सी से मिलकर बना, ठीक है, और गैलेक्सीज डस्ट पार्टिकल और इनसे मिलकर बनी, ठीक है, और हमें ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया कि अगर मैं साइज ऑफ यूनिवर्स की बात करूं तो बहुत बड़ा है, अर्थ एक छोटा सा पार्टिकल के फॉर्म में। लेकिन सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि स्टार्स और ये डस्ट पार्टिकल, ये क्लाउड ऑफ गैसेस कहाँ से आए। उसका जवाब जानते हैं। तो देखिए आप लोग, ये है आपकी गैलेक्सी, ये है आपकी गैलेक्सी, एंड दिस गैलेक्सी इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी को बोला जाता है आकाश गंगा। आप देख सकते हैं इसी टेलीस्कोप से। हाँ, आपको अच्छी लग रही है तो आप टेलीस्कोप, बहुत अच्छे अच्छे टेलीस्कोप आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये सब चीजें, है ना? कुछ जगह लेबोरेटरीज भी बनी हुई है उसको, 3 4 जगह बनी हुई है इंडिया में जहां से ये सब आप देख सकते हैं ना। तो आप डॉक्टर बन जाएं तो बिल्कुल बिल्कुल प्लेनेटोरियम। रमेश जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।
तो वहां पे आप जाइए, सर्च कीजिए, पुणे में भी है शायद। तो वहां पे आप जाइए डॉक्टर बनने के बाद और आनंद लीजिए इन चीजों का। कहाँ से हैं परमेश जी आप? रमेश कुमार, भुवनेश्वर, बिल्कुल वहां पे है। तो ये गैलेक्सीज हैं बेटा, और इस गैलेक्सीज में कहीं ना कहीं ये हमारा एक सन है, जो हमारा सन है, और इस सन के आसपास बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे प्लेनेट घूम रहे हैं। और हम कहीं यहाँ पर इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी सारी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे या आकाश गंगा। उसमें भी बहुत सारे क्या हैं, इस तरह के सिस्टम्स हैं। बहुत सारे क्या हैं, सिस्टम्स हैं। उसमें एक हमारा सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम का एक छोटा सा अर्थ है। उस अर्थ में एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट में एक देश है। देश में एक स्टेट है। स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में एक घर है। घर में एक कमरा है। कमरे पे बेड है और बेड पे तुम पड़े हुए हैं। तो ये अस्तित्व है हमारा, अगर हम ब्रह्मांड से कंपेयर करें। वी आर नथिंग। वी आर नथिंग। जिस ब्रह्मांड के आगे एक अर्थ पार्टिकल लग रही है, तो हम क्या हो सकते हैं? देखिए, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तरह की कई गैलेक्सीज आपके यूनिवर्स में हैं, और गैलेक्सी के अंदर कई सारे सन हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है, इसके खुद के अंदर 1 बिलियन सन्स हैं। 1 बिलियन सन्स आपकी एक अकेली गैलेक्सी के अंदर। उसमें से एक आपका सन है। उसका 3rd नंबर का प्लेनेट आपका अर्थ है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज अ मिल्की वे गैलेक्सी। 100 बिलियन सन ही तो बोल रहा हूं बेटा, आपकी मिल्की वे गैलेक्सी अकेले में। क्लियर? अगर हम स्टार्स को देखते हैं, यूनिवर्स एक है। यूनिवर्स एक है। कुछ ज्योग्राफी नहीं है बेटा, खत्म हो जाएगी अभी। सीधा अभी 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 अर्थ बना देंगे, चिंता मत करो। अच्छा ये बताओ कि ये जो तारे, सितारे, ग्रह, दुनिया जहान जो भी हैं, ये बहुत दूर है ना हमसे। इनकी जो डिस्टेंस को है, हम स्टेलर डिस्टेंस में कवर करते हैं। आपको पता है स्टेलर डिस्टेंस है ना? स्टेलर डिस्टेंस जो लाइट ईयर में मेजर की जाती है। लाइट ईयर में मेजर की जाती है, क्योंकि ये बहुत दूर है। किलोमीटर में नहीं नापी जा सकती, लाइट ईयर में नाप। तो ये जो स्टार्स वगैरह है, हमसे कई लाइट ईयर दूर है कि नहीं? तो जब ये स्टार, ये टमटिमाता तारा जब यहाँ पे हमें दिख रहा है आज, जरूरी नहीं है वो आज हो, क्योंकि जब वो बना था तो उसने एक लाइट एमिट करी, और वो लाइट हमारे पास आज पहुंच रही है, तो वो आज हमें दिख रहा है। पता नहीं है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है वो तारा गायब हो गया। बात समझ में आई क्या? तो जब हम इन तारों को देखते हैं, तो हम कहां ताक झाक कर रहे हैं? पास्ट में। आज मैं आपके मूवमेंट, आप मेरे मूवमेंट को देख पा रहे हो, क्योंकि आपकी मेरी दूरी कम है। दूरियां बढ़ती जाएगी तो मैं मूवमेंट करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको देखने में। समझ पा रहे हो आप? ये मैंने हाथ घुमाया, कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के बाद आपके सामने हाथ घुमा है। लेकिन जब तारा टिमटिमाता है, दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। तब जैसे बहुत दूरी से तुम्हारे सामने एक टॉर्च जलाऊं, चलाते ही बंद कर दूं बहुत दूरी से, तो जब तक तुम उसको देखोगे, वो तो बंद हो गई। फास्ट देख रहे हो तो। क्या आप मेरी बात समझ में पा रहे हो? बस यही इसका मतलब था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। कहने का मतलब तारे सितारे बहुत दूर हैं, इतने आसपास नहीं है। क्लियर? अगर मैं आपके अर्थ को फोड़ दूं, ब्लास्ट कर दूं, तो क्या इसमें डस्ट निकलेगी? इसमें गैसेस निकलेंगी, है ना? ब्लास्ट होगा तो टेम्परेचर भी हाई होगा कि नहीं होगा? शुरुआत में टेम्परेचर हाई रहेगा, फिर जी से जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम।
यही कहानी है आपके यूनिवर्स बनने की। यूनिवर्स बनने की जो थ्योरी है, सबसे जो एक्सेप्ट थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका। एब लिमेट्रे ने ये थ्योरी दी थी 1931 में। इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। एक संतरे के बराबर है ना, ऑरेंज के बराबर एक डेंस एंटिटी क्या थी, डेंस एंटिटी। इस डेंस एंटिटी के अंदर 20 बिलियन ईयर अगो पहले, बया बया और मया ये याद आएंगे। बया मतलब बिलियन ईयर अगो पहले, मया मतलब मिलियन। तो 20 बिलियन ईयर अगो पहले इसमें एक थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ह्यूज थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इतना बड़ा धमाका था that you can't imagine, that you can't imagine in physical terms। सूतली बम नहीं फूटा बे, हैंड ग्रेनेड नहीं फूटा, न्यूक्लियर बम भी नहीं फूटा। तुम सोच नहीं सकते इतनी एनर्जी वाला ये बम ब्लास्ट हुआ था इस डेंस एंटिटी के अंदर। जब इस डेंस एंटिटी के अंदर ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा, पार्टिकल्स, गैसेस बनेंगी और वो दूर दूर जाने लगेगी, वो दूर दूर जाने लगेगी। और ये थ्योरी इसलिए सही मानी गई क्योंकि आज जब हम यूनिवर्स को देखते हैं ना, तो आज यूनिवर्स भी एक्सपांड कर रहा है, हमारे बीच भी दूरियां बढ़ रही हैं। तो इस थ्योरी ने भी तो यही बताया। ये थ्योरी क्या बता रही है हमें, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। इसने कहा कि बम ब्लास्ट हुआ और चीजें फैलती गई, आज भी फैल रही हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो जब ये फैलती गई तो यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, इसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गए, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गए। और ये जो बड़े बड़े डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बने, यही बनी क्या, गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज में क्या आएंगे, डस्ट पार्टिकल आएंगे, गैसेस आएंगी, और जो कोई पार्ट जो गर्म हो गया, जो गर्म रह गया, उसको क्या बोल दिया, स्टार। जो लाइट इमिट करने लग गया उसको क्या बोल दिया, स्टार। उसमें से एक हमारी गैलेक्सी थी मिल्की वे। उस मिल्की वे गैलेक्सी में भी बहुत सारी चीजें, वो नेबुला कहलाता है ना। ये मान लो बड़ी सी मिल्की वे गैलेक्सी, ये एक नेबुला, ये दूसरा नेबुला, ये तीसरा नेबुला, एक चौथा, बहुत सारे नेबुला। उसमें एक नेबुला जिसके बीच में सन मिला, इसको नाम दे दिया हमने सोलर नेबुला। और यही सोलर नेबुला से हमारा क्या बना, सोलार सिस्टम। ये बीच का पार्ट कैसा हो गया, हॉट, और इसके आसपास जो डस्ट पार्टिकल थे वो जमने लगे, इकट्ठा होने लगे ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्सेस। तो ये क्या बनने लगे, धीरे धीरे प्लैनेट्स। और ये प्लैनेट्स इस सन के चारों तरफ राउंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स ने इनको पकड़ रखा है। और जो तीसरे नंबर का प्लेनेट है इज योर अर्थ। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, है ना, ये सब आपने सुना। बिल्कुल कनक जी कह सकते हैं। तो समझ में आया कि किस तरीके से यूनिवर्स बना और किस तरीके से उस यूनिवर्स में, बहुत बड़े यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। और गैलेक्सी ये क्या है इमरान जी? हाँ, ये सारी की सारी कंडेंस्ड हैं, ग्रेविटेशन के कारण कंडेंस्ड हो गए, डस्ट पार्टिकल, गैसेस का एक कंडेंसेशन बन के एक सॉलिड बॉल बन गई जो कि प्लेनेट हो गए। उसमें से एक हमारा प्लेनेट है अर्थ। और अर्थ का फॉर्मेशन, अच्छा यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, 20 बिलियन ईयर अगो पहले। और उसमें अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, आज से 4.5 बिलियन ईयर अगो।
बात आ रही है समझ में? बड़ी बड़ी नेबुला नहीं आया समझ में? ये बहुत बड़ी क्या है? गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में, हाँ तो क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे तो बहुत सारी गैलेक्सीज है इमरान जी, मैंने पहले आपको बोला ना, आपके दिमाग में कई सारी चीजें आएंगी, तारे क्यों टूट रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हमें इतना नहीं जाना है क्योंकि अथाह, इवोल्यूशन अथाह है, नहीं है इसका पार, इसलिए अपना एरिया हमें छोटा रखना है। गैलेक्सीज के अंदर ऐसे डिस्क लाइक, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन गए, और उन डिस्क लाइक फ्लेक लाइक स्ट्रक्चर को ही बोला है नेबुला। और इस नेबुला के अंदर ही है आपका सोलार सिस्टम। ऐसे और भी सोलार सिस्टम आपकी गैलेक्सीज में हो सकते हैं, बिल्कुल है। आपकी खुद की गैलेक्सी जो मिल्की वे है, उसके पास और ज्यादा सोलार सिस्टम है। आपका सोलार सिस्टम ये हो गया, किसी और का सोलार सिस्टम है, उसके पास क्या प्लेनेट है, बहुत प्लेनेट है, बहुत गैलेक्सीज। बात समझ में आई? फिर अर्थ ने भी अपने आसपास एक पार्टिकल को डेंस करके अपने आसपास घुमाने लग गई। क्या बन गया? मून। जुपिटर ने 100 के आसपास घुमा दिए, उसके 100 सैटेलाइट हैं, अपना एक सैटेलाइट है ना, अर्थ का सैटेलाइट मून है। बात समझ में आई? ये सब और कुछ नहीं, उस डेंस एंटिटी के कारण जो डस्ट पार्टिकल बने हैं, वो ही ग्रेविटेशन के कारण इकट्ठा हो गए। बहुत सारे, यू कांट इवन काउंट कनक जी। मैं बोल रहा हूं ना, आपकी एक अकेली मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन सन्स होने का एक अनुमान है। अब कुछ बच्चे लगातार पूछ रहे हैं प्रश्न कि एलियंस होते हैं क्या? हमारी अर्थ पर जैसे लाइफ आई, क्या दूसरे प्लेनेट पर भी लाइफ आई है क्या? वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट। कुछ लोग मानते हैं कि है, कुछ लोग मानते हैं नहीं है। इस बात का दावा ना तो कोई कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकता है, ना कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सकता है। भाई कोई चीज नहीं है, कोई चीज आपको मिली नहीं है, क्या इसका मतलब वो नहीं है? समझ पा रहे हो? सर एलियंस होते हैं, मैं कहूंगा होते हैं, मान लोगे क्या? मैं कहता हूं नहीं होते, मान लोगे क्या? तुम्हें भी पता है ना। अरे एलियंस अर्थ पे क्यों नहीं आते? अरे भैया, बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हैं आपके, कहीं से कहीं तक पूरे उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जैसी नहीं है। अब अर्थ बन गई, ठीक है सर, अर्थ बना दी। अब आप तीसरे टॉपिक पे आइए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ ये बताइए। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, अच्छा ये सब बातें हम आज कर रहे हैं भैया। जब हमारे पास दिमाग आ गया, खाने को रोटी आ गई, तब हमें चलो यार, चलो कुछ खाली बैठे, चलो एवोल्यूशन पे बात करते हैं। जब आदिवासी थे तब उनको नहीं पड़ा था, उनको खाना चाहिए बस, जीना चाहिए बस। शेर चीते क्या ये सब सोचते हैं क्या कि मेरा एवोल्यूशन कैसे हुआ? नहीं, ये सब हम इवोल्व हो चुके हैं, हम सिविलाइज हो चुके हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं, तो हम इस मुद्दे पे बात करें। हम अपने अस्तित्व को जानना चाहते हैं, अच्छी भी बात है, जानना भी चाहिए। तो सबसे पहली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरी थ्योरी आती है आपकी कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। तीसरी आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। चौथी आती है बायोजेनेसिस थ्योरी। और लास्ट आती है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। ये सब थ्योरी ने अपने अपने स्तर पे बताने का काम किया है कि उस प्रिमिटिव अर्थ पे, उस आग के गोले पे कैसे जीवन अस्तित्व में आया, कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी क्या ऐसा हुआ होगा के ऊपर ही बात हो रही है? हाँ, ऐसा हुआ होगा, यही बातें हो रही हैं और कुछ नहीं। समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम जिस थ्योरी की बात करेंगे वो है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। नाम से लग रहा होगा माइथोलॉजी बेस्ड है, किसी एक धार्मिक ग्रंथ से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसका सपोर्ट फादर सुआरेज ने किया था। फादर सुआरेज वॉज अ फिलोसोफर, ग्रेट फिलोसोफर आप उनको कह सकते हैं। इनका कहना था कि जो दुनिया में आज दिख रहा है वो ऐसा ही भगवान ने बनाया है, जिसको भी वो मानते थे गॉड, खुदा, जिसको भी वो मानते थे कि भगवान ने ऐसा का ऐसा ही बनाया है और आगे भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, लोगों ने मान लिया, सुआरे साहब कह रहे हैं, हमारी धार्मिक किताब बोल रही है, हमने मान लिया। भगवान को चैलेंज करना इज नॉट इजी टास्क। पहले के जमाने में कट्टरता ज्यादा हुआ करती थी, साइंटिस्ट को निपटा देते थे लोग जो साइंस की बातें करता था।
किसी ने कह दिया पृथ्वी गोले पे, बावड़ा हो गया क्या? हमारी किताब में लिखा है पृथ्वी ऐसी है। ये भगवान के विरुद्ध काम कर रहा है। ऐसी ऐसी बात तो कुछ नहीं कहता था, हाँ भाई साहब आपने बोल दिया, हमने मान लिया, बट और क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारी पृथ्वी गोल है कि चलती है, मैं तो रह रहा हूं ना, तुम मस्त रहो। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको फर्क पड़ता है, वो जानना चाहते हैं। तो ये पुरानी बात थी। इन्होंने बोला कि डाइवर्सिटी जो है, आज हमें जितने भी मिलियन ऑफ स्पीसीज दिख रही हैं, वो शुरू से ऐसी बनवाई थी हमारे भगवान ने, और आगे भी ऐसी रहेगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ भी लोगों ने चलो ठीक है यार, दम मार लो। फिर इन्होंने एक तगड़ी बात कर दी कि आपकी अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है। 4000 साल पुरानी। अरे यार, वो डायनासोर मिला था वो 65 मिलियन साल पहले तक का, वो कौन सी धरती पर रहता था? ठीक है, भगवान जी बोल रहे हैं, हमारे जो भी इनके होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो बोल रहे हैं, हमने मान लिया, ठीक है साहब, चलो। साइंटिस्ट लोगों ने बोला भाई रिजेक्टेड है थ्योरी, लेकिन बोलने नहीं है, अपने पास तक रखनी बात। क्लियर? समझ पा रहे हो? चलो, ऐसे क्यों काई से आएंगे, ऐसे क्वेश्चन काई, क्या बोलना चाहते हो प्रियंका जी? थोड़ा डिटेल में बोला कीजिए। समझ में आई? तो ये थ्योरी रिजेक्टेड है, कोई मतलब नहीं है। क्या थी मैंने आपको बता दी। फिर दूसरी आती है इंपॉर्टेंट थ्योरी, कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। इनका ये कहना था, अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स थे ये, कि साहब, क्वेश्चन करिएगा आप तो पता चलेंगे आपको, कि साहब जो आपकी अर्थ है ना, इस पे जीवन बना ही नहीं। अर्थ पे तो जीवन किसी और प्लेनेट से आया। अर्थ पे तो कोई जीवन किसी और प्लेनेट से आया, और किसके फॉर्म में आया? स्पोर के फॉर्म में। जैसे पोलन ग्रेन्स आते हैं इधर उधर, ऐसे स्पोर के फॉर्म में कहीं और लाइफ का ओरिजिन हुआ, वहां पे इवोल्यूशन चल रहा होगा, वहां से कोई स्पोर उठ के यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आके उसको ऐसी एनवायरमेंट कंडीशंस मिली कि वो जो सेल था, वो स्पोर था, वो चल निकला, वो ग्रो करने लग गया, तो लाइफ बन गई। बात कुछ हजम तो नहीं होती, क्योंकि लाखों करोड़ों साल से वो स्पोर करोड़ों मील की दूरी तय करके आ गया क्या? एनवायरमेंट ने जला नहीं, कुछ नहीं हुआ क्या? इतना आसान थोड़ी है चीजों को लाना अंतरिक्ष से। बेचारे जो एस्ट्रोनॉट आते हैं, ये बीच में टपक जाते हैं, इतना इतना रेसिस्टेंट होता है। लेकिन आज भी कुछ एस्ट्रोनॉट इस पर बिलीव करते हैं, कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी पर। एक थ्योरी का कहना था, दोनों का कहना था कि स्पोर के फॉर्म में आई है। एक का कहना था कि स्पोर जो है डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में आया है, और एक का कहना था स्पोर अकेला खुद चल के आया है। दोनों का कहना क्या था कि लाइफ स्पोर से आई है, हमारी प्लेनेट पर नहीं बनी, डिफरेंट प्लेनेट पर गई है, और डिफरेंट प्लेनेट पर गई है, उसमें से एक प्लेनेट हमारा अर्थ भी था। इनके अनुसार बहुत सारे प्लेनेट पर लाइफ चल रही है। बट सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म ये है कि आज तक हमें अर्थ के अलावा और कहीं पे भी लाइफ नहीं मिली। जब मिल जाएगी या उसके सबूत मिल जाएंगे कि कभी हुआ करती थी, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इस थ्योरी के लिए ना तो ये रिजेक्टेड है ना एक्सेप्टेड है, दोनों बातें हैं इसके लिए। बात समझ में आ गई? कुछ लोग आज भी इसको बिलीव करते हैं। क्लियर? नहीं, इसका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दूंगा मैं आपको, स्पोर वाली बात स्ट्रॉन्ग एविडेंस दूंगा आगे चल के। ऐसे थोड़ी बिलीव कर रहे हैं। चलें आगे। ये और खतरनाक भाई साहब, ये थ्योरी सुनो तुम्हारा सर चकरा जाएगा। रेसिपी ऑफ मेकिंग माइस। पिज्जा और डोसा नहीं बना रहे हैं, माइस बना रहे हैं। रेसिपी। ये थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस। नाम से लग रहा है नॉन लिविंग थिंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। इनका कहना था कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स बने हैं। जो नाइल रिवर का जो मड था, ये मड से ही आपके क्रोकोडाइल बने हैं, फिशेस बनी हैं, टोर्टोइज बने हैं, ये सब इससे बने हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो आप? ये इनका कहना था। अरे भाई, जब किसी को कुछ नहीं पता तो तुम कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं कह रहा हूं एलियन के 10 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 4 नाक होती है साहब, मैं कह रहा हूं, मैंने देखा है। अब मेरा कोई अस्तित्व है, मैं कोई बड़े पद पर बैठा हूं, लोग विश्वास करेंगे। अभी नहीं पता ना, तो कह दो कुछ भी, आगे जाके हो जाएगा। आगे जाके हो जाएगा, कुछ प्रूफ होगा तो हो सकता है सही हो जाऊं, तो खुदा हो जाऊंगा, नहीं होगा तो होगा कोई पागल, है कि नहीं? तो ये वाली चीजें हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि हम बता रहे हैं आपको नॉन लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग्स बनती है। मैंने कहा बताओ कैसे? कि मैं बताऊं। डर्टी शर्ट लो, पसीने में भीगी हुई बदबूदार शर्ट,
इसको एक मटके में बंद कर दो, साथ में कुछ ग्रेन्स अन्न के या चावल के या गेहूं के दाने डाल दो और 21 दिन के लिए छोड़ दो, आपको वहां पे चूहे बनते हुए दिख जाएंगे। वाह! अरे साले बदबू से आए होंगे चूहे वो गेहूं खाने। शर्ट की जगह पैंट लेते तो बिल्ली बन जाती, बड़ा ओवरकोट लेते डायनासोर बन जाता। ये तब तक ऐसी बातें चली आ रही है जब तक हमारे पास कुछ था नहीं। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो इन्होंने कहा, लेकिन ये थ्योरी कंप्लीटली रिजेक्ट हो गई। इसको रिजेक्ट करने वाले थे अगले साइंटिस्ट जिनका नाम था हार्वे एंड हक्सले। हार्वे एंड हक्सले इन्होंने कहा देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो आप, मैं आपको बोल रहा हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आया है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आया है, वो कभी भी नॉन लिविंग से नहीं आ सकता। ओमनिस वायम एक्स ओ और वीवो। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग का होना जरूरी है। ये और बावड़ा, मेरा सवाल ये था क्या? मेरा सवाल तो था पहली लाइफ कैसे आई। इसने कहा यार वो तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वो लाइफ किसी ना किसी लाइफ से आई होगी। अरे वो लाइफ कहां से आई मुझे थोड़ी पता है। मैं तो उसको ग्रीक फिलोसोफर को बोल रहा हूँ कि आप जो चूहे बनाने की रेसिपी बता रहे हो ये सरासर गलत है। नया चूहा पुराने चूहे से ही आएगा, नया ऑर्गेनिज्म पुराने ऑर्गेनिज्म से आएगा। हालांकि मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं पता कि पहला ऑर्गेनिज्म कहां से आया, या आपको आप ढूंढते रहना, पर मैं इस बात को गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि नया लाइफ पुरानी लाइफ से ही आएगा। और ये बात सत्य थी। कई लोगों ने इसके लिए कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, है ना। और उसमें जो सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट गया, सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट माना गया, वो माना गया लुईस पास्चर का। नाम बता चुका हूं मैं पहले। इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक शुगर का सॉल्यूशन लिया, ईस्ट उसमें डाला, उसको बॉईल कर दिया, अच्छे से बॉईल कर दिया, तो उसके सारे के सारे बैक्टीरिया मर गए और इसको कॉटन बॉल के साथ पैक कर दिया। मतलब अब इसका शुगर सॉल्यूशन का बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। इसने कुछ दिन तक उसको रखा और दिखाया देखो साहब, ये बिना बैक्टीरिया का, बिना किसी ऑर्गेनिज्म का सॉल्यूशन आज भी बिना किसी ऑर्गेनिज्म का है। जो आप कह रहे थे कि नॉन लिविंग से लिविंग था, तो इसमें कुछ ना कुछ बनना चाहिए था, अभी तक नहीं बना। कोई बैक्टीरिया इसके अंदर पनपा नहीं। लेकिन अब मैं इसकी बोतल की गर्दन तोड़ रहा हूं तो इसका एयर में कांटेक्ट हो गया और देखो इसमें अब बैक्टीरिया आ गए। तो इसका मतलब समझे आप, जब तक इसमें पुरानी लाइफ नहीं आई तब तक नई लाइफ का जन्म नहीं हुआ। तो आपका एबायोजेनेसिस ऑटोजेनेसिस बेकार है। स्वान नेक बनाया गया ताकि जो आपके बैक्टीरिया हैं वो ट्रैप हो जाएं, आगे ना बढ़ पाए। तो एबायोजेनेसिस पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गई। इन्होंने ये नहीं कहा कि पहली सेल कब से आई, इन्होंने तो ये कहा कि जब भी सेल आएगी पुरानी सेल से आएगी। अब तुम पता लगाते रहो कि वो पहली सेल कैसे आई थी। बात समझ में आई? बोलता ही नहीं है कोई। तो लुईस पास्चर का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। क्लियर? और ये बात कही थी हार्वे और हक्सले ने। कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। आपने वो जार में मीट रख देते हैं, कपड़ा रख देते हैं, फिर कपड़े को हटा देते हैं। ये भी इसी बात का था, है ना। वो क्या था, फ्रांसिस्को लोरेंजी ने, है ना, स्प्लांजानी है, बहुत सारे हैं। तो इस तरह के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और एबायोजेनेसिस को गलत प्रूफ कर दिया। उसके बाद थ्योरी आती है ओपेरिन और हेल्डेन की थ्योरी। हाँ वैसा ही है, वो पुरानी सेल से नई सेल बन रहा था, ये नई लाइफ पुरानी लाइफ से नई लाइफ बन रहा है। ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, मंडे से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए